हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि टेक पे। आज हम लोग नियमित क्वेश्चन बैंक के मॉड्यूल 5 मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर को क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि परपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। तो ये परपथ कैसे है, ये कौन से परपथ में लगा हुआ है? तो ये सीरीज परपथ में लगा हुआ है। इसका कितना है? 30 माइक्रो फराड। ये है 10 माइक्रो फराड। ये भी है 30 माइक्रो फराड। ठीक है। देखिए, इसमें जो क्या होता है ना, श्रेणी में कैपेसिटर उसी प्रकार कार्य करता है जैसा कि समानांतर में रजिस्टर। तो इसका जो सूत्र होता है ना, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जैसे देखिए, श्रेणी में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है किसमें? अगर ये हम ये रजिस्टर में जोड़ते हैं ना, तो इस तरह से होता है सीरीज में। मगर हमसे पूछा किसमें? कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में जो सीरीज का सूत्र होता है, ये वाला होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो चलिए, तो हमारा एलसीएम लेते हैं। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5/30। तो 1/CT बराबर क्या आ गया? 5/30। तो CT बराबर कितना हो जाएगा? 30/5। तो इसको 6 बार में काटिएगा तो CT बराबर कितना आ गया? 6 माइक्रो फराड। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। इसमें बस याद रखना है कि श्रेणी में कैपेसिटर उसी प्रकार कार्य करता है जैसे कि समानांतर में रजिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि संधारिता की इकाई क्या है? तो संधारिता की इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? महो। महो किस चीज का इकाई है? कंडक्टेंस का। किसकी इकाई है? कंडक्टेंस का। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं चालकता। महो किसकी इकाई है? चालकता की या कंडक्टेंस की। हेनरी किसका है? इंडक्टर का। किसका है? इंडक्टर। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेरण। ठीक है। फराड हमारा क्या है? कैपेसिटर का या कैपेसिटेंस, जो भी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धारिता। फराड किसका है? कैपेसिटेंस का, धारिता का। कूलाम क्या है? चार्ज, जिसको आवेश बोलते हैं। कूलाम क्या होता है? आवेश। क्यू बराबर क्या होता है हमारा? क्यू बराबर होता है I × T। इतना तो पता है। चलिए, अगर पूछे कि एक फराड में कितना कूलाम होता है, तो एक फराड में होता है 96500 कूलाम। ठीक है। एक फराड में कितना कूलाम होता है? 96,500 कूलाम होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि उसे 35 वोल्ट और 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। तो देखिए, C बराबर जो हमारा धारिता मान पूछ रहा है, तो C बराबर होता है Q/V। तो हमारा Q का मान कितना दिया हुआ भैया? 0.5। और V कितना है? 35। ठीक है। अगर इसे हम काटेंगे तो 7। ठीक है। तो 0.1/7 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.014 फराड। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। ठीक है। ये वाला सूत्र याद रखना होगा। C बराबर क्या होता है? Q/V। ठीक है। अगर आपको सूत्र याद होंगे तो ये क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अगला सवाल कह रहा है संधारित्र के मान को कैसे कम किया जाता है। तो एक सूत्र होता है C बराबर ε/A/D। डी हमारा क्या है? दूरी है। ए क्या है? एरिया। ये ई क्या है? एक तरह का इंसुलेशन को दिखाता है। ठीक है। तो हमारा कह रहा है कि अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा? घटेगा। तो इसमें बोरा संधारित्र में
कम कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखिए, प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ाकर। अगर दूरी को बढ़ाएँगे, डिस्टेंस को बढ़ाएँगे तो क्या होगा? धारिता का मान क्या होगा? घटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? मेरा सी बिल्कुल सही है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कि डाईमैग्नेटिक पराचुंबकीय नहीं, पराचुंबकीय नहीं बोलते, प्रतिचुंबकीय यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमारा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है कौन सा? वाटर। ये क्या है? डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। ये कौन सा है? डाईमैग्नेटिक। ये हमारा वायु क्या है? पैरामैग्नेटिक। जो यहाँ पे गलती से लिख दिया था, ये क्या है हमारा? पैरामैग्नेटिक। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक को अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है। पैरामैग्नेटिक को बोलते हैं अनुचुंबकीय, डायामैग्नेटिक को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। इस्पात हमारा क्या है? लौह चुंबकीय, जिसे फेरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं, जिसे हम फेरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं, लौह चुंबकीय, ठीक है। और प्लेटिनम हमारा क्या है? ये भी पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय। क्या है? ये भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ये क्या है? अनुचुंबकीय है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग हर एक ऑप्शन को सॉल्यूशन करते चलेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन कहाँ से भी आए तो आपको फंस नहीं सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? तो देखिए, विद्युत चुम्बक की ध्रुवीय को कौन प्रभावित? तो धारा की दिशा क्या करेगा कि जो हमारा चुंबक की ध्रुवीय को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। अगर आप हम चेंज कर देंगे धारा की दिशा को, तो हमारा क्या ध्रुवता, पोलरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? तो होता है चुंबकीय वाहक बल, जिसे एम एम एफ भी कहते हैं, एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इसका होता है एन इंटू आई, एन इंटू आई। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब धारा, ठीक है। तो हमारा एम्पियर टर्न्स क्या होता है? एम्पियर टर्न्स, ठीक है। देखिए, अगला सवाल, क्या है? कह रहा है, यदि तीन प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो प्रेरकत्व क्या है? तो क्या बोले थे? प्रेरकत्व क्या होगा? श्रेणी में प्रेरकत्व वैसा ही काम करता है जैसा कि रेजिस्टेंस में करता है। तो सीधा सी है LT, ये वाला हमारा दो ऑप्शन, L1 प्लस L2 प्लस L3। श्रेणी में प्रेरकत्व वैसे ही काम करता है जैसे कि रजिस्टर में करता है, ठीक है। अगला सवाल, कह रहा कि परिमेंस की इकाई क्या है? देखिए, परिमेंस क्या है? परिमेंस जैसे होता है हमारा, परिमेंस का क्या होता है? ये परिमेंस की इकाई क्या है? तो परिमेंस की इकाई होती है वेबर एम्पियर टर्न्स। क्या होती है? वेबर एम्पियर टर्न्स। देखिए, परिमेंस की अपोजिट क्या होता है? रिलक्टेंस। परिमेंस की अपोजिट क्या होता है? रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस होता है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस को Rm या S से डिनोट करते हैं। तो इसका होता है MM F बटा 5, ठीक है। तो MM F को कैसे लिखते हैं? AT बटा 5। तो यही पूछा है कि रिलक्टेंस, ये परमेंस का इकाई क्या है? तो अपोजिट होता है, तो क्या हो गया? वेबर एम्पियर टन। अगर सीधा हमसे रिलक्टेंस का पूछता तो एम्पियर टन वेबर हो जाता, मगर हमसे पूछा किसका है? परमेंस का। तो परमेंस का क्या होता है? रिलक्टेंस के अपोजिट होता है, तो फ्लक्स प्रति एम्पियर टन हो जाता, ठीक है। अगला सवाल कर रहा, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए कौन सा नियम लगाया जाता है? तो जो कॉर्क स्क्रू नियम है ना,
ये धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए की जाती है। धारा की दिशा, छड़ में धारा की दिशा को अगर ज्ञात करना है, छड़ में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम? कॉर्क स्क्रू नियम। बोल रहा है कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा? तो राइट हाथ के हथेली का नियम। यह नियम किन्होंने दिया था? हेलिक्स रूल भी इसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं? हेलिक्स रूल। इसमें कहा गया कि कुंडली को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारे की दिशा की ओर हो तथा जो हमारी उंगली हो वो धारे की दिशा की ओर हो। जैसे इसमें ये मान लीजिए इस तरह से, जैसे थोड़ा सा मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये इस तरह से मान लीजिए हमने किसी चीज को पकड़ रखा और अंगूठा मेरा इधर की ओर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा अंगूठा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने किसी केबल को पकड़ रखा। तो इसमें जो ये रूल है ये कहता है कि कुंडली को इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगली धारा की दिशा, ये जो हमारा ये क्या दिखाएगी? धारा की दिशा। और अंगूठा क्या दिखाएगा? उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करेगा। अंगूठा किस तरफ? उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करेगा। तो राइट हाथ के हथेली का नियम यही है, ठीक है। करा फ्लेमिंग का बाम हाथ नियम, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मोटर में। फ्लेमिंग का बाम हाथ नियम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मोटर में। और राइट हैंड कहाँ किया जाता है? जनरेटर में, जिसे जनित्र बोलते हैं। कहाँ किया जाता है? जनित्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि श्रेणी परिपथ में कुल संधारित्र की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 100 है, यहाँ पे क्या है? 100 है, यहाँ पे क्या है? 200 है। तो मैंने अभी क्या सूत्र बताया था कि श्रेणी परिपथ में कैसा काम करता है? तो 1/ct बराबर हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो कितना है? 100 प्लस 100 प्लस 200। तो एलसीएम लेंगे तो 200, 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5/20, 520। तो ct बराबर 1/ct है, तो ct बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा कितना हो जाएगा? अरे 4 का 520, अगर हाँ 2 2 4 1 5, अच्छा 200 है ना, तो 40 हो जाएगा ना। हाँ, तो ct बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को इजी तरीके से हम सोल्व करते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी एक ही कंपनी के हो। कह रहा कि प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि जो प्रत्येक कैपेसिटर है उसका वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा एक 100 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, ये 100 वोल्ट से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला सवाल है, हाँ, तो कौन सा अनुचुंबकीय, क्या कह रहा? पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है भैया? तो हमारा क्या है? कॉपर। यहाँ पे कॉपर है। देखिए पहले इसे, ये कहीं कहीं आपको डायामैग्नेटिक में भी दिख जाएगा, मगर निमी में यहाँ पे आपको पैरामैग्नेटिक में भी मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं ये डाईमैग्नेटिक के अंदर भी आपको ये दिख जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्लिंट वायरिंग, क्लिंट वायरिंग कहाँ से होगा भाई? ये तो कुछ भी नहीं है। बिस्मथ क्या है हमारा? बिस्मथ भी क्या है? डायामैग्नेटिक है। बिस्मथ क्या है? डायामैग्नेटिक है, ठीक है। बिस्मथ क्या है? डायामैग्नेटिक है। ग्रेफाइट क्या है? फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है बीएच वक्र। ये बीएच वक्र में जो एक्स से जो इंगित है वो क्या है? तो इसको बोलते हैं क्रोएसिटिविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? इसे हिंदी में निग्रहता भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? निग्रहता, निग्रहता या क्रोएसिटिविटी, ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है हमारा संतृप्त बिंदु। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं संतृप्त बिंदु, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? संतृप्त बिंदु। चुंबकीय बल, तो ये हमारा हो जाता है चुंबकीय बल, ठीक है।
अगला है आवेश चुंबकत्व रेसिड्यूल। तो जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं आवेश चुंबकत्व। ठीक है, चलिए आपका सारा ऑप्शन का पोस्टमार्टम हो गया यहाँ पे। अवशेष चुंबकत्व। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा पूछ रहा है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? तो देखिए विद्युत, जैसे इसमें जो समान शब्द क्या है, तो हमारा समान शब्द है परमेंस। चालकता जैसे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ईएमएफ में इस्तेमाल होता है, और एमएमएफ में क्या होता है, परमेंस का इस्तेमाल होता है। ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा रिएक्टिविटी है, हमारा पहला ऑप्शन, ये किसके अपोजिट है, रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से भी दिखाते हैं। क्या है, रेजिस्टिविटी। ये किसके समान है, रेजिस्टिविटी के समान है। कौन, रिलेक्टिविटी। परिमेंस किसके समान है, चालकता के समान है। ठीक है, रिलक्टेंस किसका है, तो रिलक्टेंस है चालकता की, ये भी चालकता के ही समान है। और परमेबिलिटी किसके समान है, सिग्मा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? मैंने अभी बताया था, रिलक्टेंस को हम लोग आरएम या एस से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है एमएमएफ बटा 5। तो वहां पे क्या किए थे, एमएम80 बटा 5 को क्या करते हैं, वेबर से डिनोट करते हैं। तो एम्पियर टर्न, ए से एम्पियर, टी से क्या होता है, टर्न। एम्पियर टर्न प्रति वेबर। मगर हमसे वहां पे पूछा था इसका विपरीत, तो हम लोग ने वेबर प्रति एम्पियर टर्न बताया था। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम्पियर टन प्रति वेबर, रिलक्टेंस की इकाई हो जाएगी। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है, विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज भी है, तो संधारित्र में सही अवयव क्या है? तो मैंने तो अभी बताया Q बराबर क्या बताया था, Q C बराबर Q बाई भी बताया था। C बराबर क्या बताया था, Q बाई भी। इससे थोड़ी देर पहले वाले सवाल में मैंने करवाया, C बराबर क्या होता है, Q बाई भी। ठीक है, या ये भी सूत्र होता है, C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी। ठीक है, अगला सवाल, आप एक विद्युत चुंबक को खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र की अगर शक्ति को हम बढ़ा देंगे, तीव्रता को बढ़ा देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, विद्युत चुंबक के खींचने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, यह किसको प्रभावित अति करता है, ये परिभाषित करता है? तो ये हिस्टैरिसीस को करता है। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, यह किसको परिभाषित करता है? तो ये हिस्टैरिसीस को परिभाषित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जो धातु रखी जाती है, उस पे कौन सा प्रभाव होता है, एडी करेंट लॉस। उस पे कौन सा प्रभाव होता है, एडी करेंट लॉस। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा है, वायु संधारित्र का उपयोग, मतलब एयर कैपेसिटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो पहली बात मैं बता दूं, जो ये वायु संधारित्र होते हैं ना, ये वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। कैसे होते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं। जो वायु संधारित्र होते हैं हमारे, ये वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। जैसे हमारा गैंग कैपेसिटर होता है, वो क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर है। वेरिएबल कैपेसिटर के एक उदाहरण में आप ये गैंग कैपेसिटर मान सकते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रेडियो रिसीवर में, जहाँ पे हम लोग रेडियो की फ्रीक्वेंसी को बदल बदल करके चैनल्स को बदलते हैं, विविध भारती या एफएम, जो भी हम लोग को चैनल बदलना होता है, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल, फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल 22 नंबर, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर ध्रुवीकृत, मतलब ध्रुवीकृत की बात कर रहा है, तो मतलब वो डीसी पे काम करेगा। सबसे पहली बात, जो ध्रुवीकृत है वो ओनली डीसी पे ही काम करेगा, तो संधारित्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भाई।
अत्यधिक गर्म होने के कारण विस्फोट हो सकता है, बिल्कुल सही। अगर जिसमें पोलैरिटी फिक्स किया हुआ है कि पॉजिटिव नेगेटिव वही देना, तो अगर उसमें आप पोलैरिटी को बदल देंगे तो उसमें क्या होगा, वो गर्म होगा, ओवरहीट होके फटने का खतरा उस पे बना रहेगा। अगला सवाल कह रहा डाईमैग्नेटिक कौन सा है? डाईमैग्नेटिक, यहाँ भी गलत लिखा है, परा नहीं प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय। तो जैसे हमारा इसमें डाईमैग्नेटिक कौन सा है? लकड़ी है, वाटर भी किस में आता है? डाईमैग्नेटिक में आता है। एंटीमनी भी आता है, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? बिस्मथ, ये क्या है? सब डाईमैग्नेटिक्स में आते हैं। और हमारा निकल क्या है? तो फेरोमैग्नेटिक है। निकल क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, लौह चुंबकीय, ठीक है। और ये हमारा क्या है? प्लेटिनम और मैग्नीज, ये दोनों क्या है? अनुचुंबकीय है। दोनों क्या है? अनुचुंबकीय है। प्लेटिनम और मैग्नीज क्या है? अनुचुंबकीय है। इसे क्या बोलते हैं? पारा मैग्नेटिक, ठीक है। देखिए पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक इसी तरह से होते हैं। अगला सवाल कह रहा फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो देखिए फ्लक्स की तो इकाई होती है क्या? अगर सिर्फ फ्लक्स का पूछे तो फ्लक्स का क्या होता है? वेबर, वेबर जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। अब फ्लक्स की जो ये क्या है? ये एसआई मात्रक है। और सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में हमारा हो जाता है ये फ्लक्स का क्या होता है? मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्स बेल। ये किस में होता है? सीजीएस में। मगर हमसे पूछा क्या है? फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स घनत्व। तो फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या क्या बोलते हैं? टेस्ला। वेबर प्रति मीटर या क्या होगा? टेस्ला। दोनों में से जो भी रहे मार देना। इसका सीजीएस में अगर पूछा फ्लक्स डेंसिटी का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है। क्या होता है? गॉस होता है, ठीक है। फ्लक्स घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल कह रहा है पदार्थ का बीएच वक्त हिस्टैरिसीस लूप के आकार को क्या दर्शाता है? तो जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये वाला जो देखा था, ये इस तरह का बना हुआ था, जो ये वाला यहाँ पे एक ये वोल्टेज डाउन होता हुआ दिखता है। तो बोल रहा है कि पदार्थ की चुंबकीय विशेषता मतलब ये पदार्थ का बीएच वक्र के आकार को क्या दर्शाता है? तो वह पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को दर्शाता है। वो क्या करता है? पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को दर्शाता है। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है? तो देखिए भव विद्युत मात्रा तो डब्ल्यू ई वेबर, फ्लक्स बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर, एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है। तो बी हमारा क्या है? यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। टी हमारा यदि एफ, ये बी एफ है। एफ क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। टी क्या है? थिकनेस, क्या है? थिकनेस, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्या है? आपूर्ति। अगर फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स रहता, थिकनेस होता, तो वो भी क्या होता है? समानुपाती ही होता है, ठीक है। चलिए अगला, तो यहाँ पे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस क्या है? सब गलत है, क्योंकि हमारा क्या होता है? फ्लक्स बराबर होता है बी स्क्वायर, चुंबकीय फ्लक्स का स्क्वायर इंटू आवृत्ति का स्क्वायर या थिकनेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहा है कि परमेबिलिटी में परिवर्तन होने का क्या अर्थ है? परमेबिलिटी में परमेबिलिटी को किससे? म्यू से। म्यू बराबर होता है बी वाई एच। परमेबिलिटी में परिवर्तन होने की दर क्या कहलाती है? ठीक है। तो परमेबिलिटी तो बी बराबर हो जाएगा म्यू बाई एच। तो हमारा क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी। परमेबिलिटी में परिवर्तन होने का कारण क्या है? फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटनम प्रकार के, ये सिर्फ ओनली डीसी पे कार्य करता है। ये किस पे? ओनली डीसी पे कार्य करता है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? देखिए, अगर कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र पर क्या प्रभाव होता है अगर खुला परिपथ दोष हो। अगर खुला परिपथ दोष है तो क्या करेगा? ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, ये क्या काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम की जाए तो धारिता का मान क्या होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि C बराबर एप्सिलॉन A बाई D। अगर संधारित्र का मान घटाएंगे तो कैपेसिटर का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि चुंबक की कौन सी ये विशेषता को दिखा रहा है? तो ये कौन सी विशेषता दिखा रहा है? यहाँ देखिए, नॉर्थ और साउथ एक धागे में बांध के लटकाया हुआ है। ये कौन सी विशेषता को दिखा रहा है? डायरेक्शनल, दिशीय विशेषता को दिखाता है। उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ साउथ को दिखाता है। ठीक है, कह रहा पारामैग्नेटिक अनुचुंबकीय कौन है? तो अनुचुंबकीय हमारा कौन सा? इसमें हवा क्या है? अनुचुंबकीय। इस्पात क्या है? फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। कांच और जल क्या है? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, जिसे हम लोग डायामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आराम आराम से सवाल करोगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कह रहा है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? मतलब अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, यदि घुमावों की बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पर क्या प्रभाव? कहने का मतलब है कि अगर जो हम टर्न्स है वो दूर दूर मारेंगे, अगर दूर दूर मारेंगे तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर टर्न्स को दूर दूर मारेंगे तो क्या होगा? प्रेरण पर क्या? प्रेरण क्या होगा? घटेगा। यहाँ निमी वालों ने इनको सही माना है, पर एक्चुअल में प्रेरण क्या होगा? घटेगा। जैसे मैं बताता हूँ, जो हमारा लेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? म्यू नॉट, है ना, म्यू आर एन स्क्वायर ए। ठीक है, एल। अगर एल को बढ़ाएंगे तो हमारा ये क्या घटेगा? डिक्रीज होगा। तो वही बोल रहे हैं, यदि घुमावे के बीच दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा? प्रेरण घटेगा। तो वही बोल रहे हैं कि अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रेरण घटेगा। ठीक है, मगर निमी वालों ने पता नहीं इसे बढ़ेगा क्यों दिखाया है। संधारित्र में पारा विद्युतीय कुचालक का कार्य क्या है? प्लेटों के बीच किसी भी धारा को प्रवाह के रोकता है। ठीक है, सही बात है। संधारित्र में पारा विद्युतीय कुचालक कार्य क्या है? प्लेटों के बीच किसी भी धारा को क्या करता है? ये रोकता है। ठीक है, ये इंसुलेटर के रूप में, या ये ऐसे समझिए, ये अब ये क्या करता है? आवेश को भी संचित करता है। आवेश को संचित करता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक पर निर्धारित होता है? तो संधारित्र में हमने बताया है C बराबर एप्सिलॉन A बाई D। ई क्या है? हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो प्लेटों का क्षेत्रफल, एरिया, देखिए अगर एरिया बढ़ेगा तो हमारा ये भी कैपेसिटर, प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? संधारित्र में क्षेत्रफल का मान किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? एरिया, एरिया के प्लेटों के क्षेत्रफल पर। किस पे निर्धारित किया जाता है? प्लेटों के क्षेत्रफल पर। आकार पे नहीं करते हैं, प्लेटों के पदार्थ पे नहीं, प्लेटों की मोटाई पे भी नहीं। ठीक है, तो आज का हमारा आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल है कि आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है?
तो आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के कैपेसिटर का? तो मोनोलिथिक। किस प्रकार के? मोनोलिथिक। अभी हम लोग टैंटलम में कहाँ देखे? टैंटलम में जो हमारे इससे पहले सवाल पूछा था, ये अंतरिक्ष के लिए, अंतरिक्ष में किस तरह के इस्तेमाल करते हैं? तो टैंटलम प्रकार के। कहाँ करते हैं? अंतरिक्ष में। इससे पहले वाले सवाल में आया था ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।